सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय से। और इसमें आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उसका नाम है राज्य सरकार का गठन। आखिर राज्य सरकार बनती कैसे है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, भाई हमारा देश भारत जो है वहाँ पर शासन व्यवस्था 2 या 2 से अधिक स्तर पर बटी हुई है। एक होती है केंद्र के स्तर पर सरकार यानी केंद्रीय सरकार जो कि पूरे देश के लिए होती है, और दूसरे स्तर की सरकार होती है राज्य सरकार यानी कि अपने अपने राज्यों की सरकार। भाई जैसे आपका स्कूल होता है ना, उसमें प्रिंसिपल सर तो हो गए पूरे स्कूल के लिए, वो तो हो गए केंद्र सरकार, और जो आपके क्लास टीचर हैं वो हो गए राज्य सरकार क्योंकि उनके पास अपनी अपनी क्लास होती है। तो ऐसे ही आज हम राज्य सरकार की बात इस वर्कशीट में करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। तो देखिए जैसे पूरे देश के स्तर पर लोकसभा होती है ना, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं पूरे देश से होते हैं, ऐसे हर राज्य में भी एक विधानसभा होती है जो कि कानून बनाने का काम करती है। किसके लिए? उस राज्य के लिए। जैसे कि अगर हम बोलें कि पंजाब की विधानसभा वो पंजाब के लिए कानून बनाएगी या फैसले लेगी। इसी तरीके से हर राज्य की, जैसे हरियाणा सरकार है तो हरियाणा में भी विधानसभा है, उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा है ना। ऐसे ही दिल्ली हालांकि राज्य नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर ये व्यवस्था दी गई है, जैसे दिल्ली सरकार दिल्ली विधानसभा में बैठती है और दिल्ली के लिए कानून बनाती है। तो हर ये जो इतने बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, अब देखो एक राज्य तो बहुत बड़ा होता है ना, उसको हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं और हर भाग को हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक नेता यानी प्रतिनिधि को चुनती है जो विधानसभा का सदस्य होता है। जैसे दिल्ली विधानसभा में 70 विधायक होते हैं। कितने विधायक? 70 विधायक। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। फिर जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। याद रखना कि जिस भी पार्टी के लोग आधे से ज़्यादा यानी जितनी सीटें हैं उनमें आधे से अधिक सीटों पर अगर वो जीत जाते हैं, जैसे 70 जो है सीटें हैं हमारी दिल्ली विधानसभा में, अगर जो कोई व्यक्ति 70 का आधा कितना होता है? 35। अगर जो किसी भी पार्टी के व्यक्ति अगर 36 सीटें जीत जाते हैं तो सरकार उनकी बन जाती है। अब आपको समझ में आया? बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहते हैं क्योंकि वो सरकार बनाते हैं, और अन्य सभी जो दल हैं राजनीतिक दल उन्हें विरोधी पक्ष वाला दल कहा जाता है यानी विपक्ष कहा जाता है। आपको ये भी समझ में आ गया सत्ता पक्ष और विपक्ष? चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए नीचे हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017 के 68 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको मैं बताऊं, जैसे दिल्ली में मैंने आपको बताया कि 68 निर्वाचन हमारे यहाँ दिल्ली में 70 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए वहाँ की विधानसभा के लिए। तो 2017 के वहाँ के ये परिणाम हैं। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम। तो यहाँ पर राजनीतिक दल कौन कौन से हैं और चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी कितनी है। तो सबसे पहले है भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके सदस्य 44 सीटों पर जीते, यानी 44 जगहों पर बीजेपी के सदस्य जीते। फिर दूसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यही पूरा नाम है कांग्रेस पार्टी का, जिसको हम INC भी कहते हैं। उन्होंने 21 सीटों पर जीत दर्ज करी। फिर एक थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे हम मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, उन्होंने केवल 1 ही सीट जीती। और निर्दलीय, जो कि किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं, उन्होंने 2 सीट जीती।
तो कुल सीटें हो गई 44, 21, 1 और 2 68। अब इस पर आधारित हमें प्रश्नोत्तर करने हैं। चलिए देखते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है कि बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्यों या विधायकों की आवश्यकता होगी, यानी किस दल को बहुमत मिलेगा। मैंने अभी आपको समझाया था आधे से ज्यादा होना चाहिए। तो 68 का आधा कितना होता है? 34। 34 जमा 1 35, यानी 35 विधायकों या सदस्यों की जरूरत होगी किसी भी पार्टी को, तभी वो बहुमत प्राप्त करेंगे और सत्ता दल कहलाएंगे। फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न, उपरोक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा अथवा सरकार बनाएगा, यानी किस दल को जिसको 35 से ज्यादा सीटें मिली हैं वही बनाएगा। तो वो दल कौन सा है? उस दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको कितनी सीटें मिली हैं? 44 सीटें। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है कि उपरोक्त दलों में से कौन से दल विरोधी दल कहलाएंगे। अब देखो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो भी दल हैं उन्हें हम विरोधी दल कहेंगे। कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, और जो निर्दलीय हैं, निर्दलीय, ये सब कहलाएंगे क्या? विरोधी दल कहलाएंगे। यानी सत्ता पक्ष के अलावा जितने भी पक्ष बचे, जितने भी दल बचे, वो सारे के सारे विपक्ष या विरोधी दल कहलाते हैं। फिर राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को ही देखती है। मैंने समझाया था ना, जैसे आपके क्लास टीचर हैं, वो केवल अपनी क्लास को ही देखेंगे ना, तो ऐसे ही राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को देखती है, जैसे राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पीने का पानी, बिजली आदि। भारत में कुल 28 राज्य और गलत लिखा है, लेकिन गलत नहीं लिखा हुआ, तीन जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी अपनी विधानसभा है। यानी कुल मिला के जो वो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या है 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन उनमें से केवल 3 ही ऐसे हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली विधानसभा। फिर ऐसे कार्य जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है, जैसे पूरे देश की सीमाओं की सुरक्षा, रेल व्यवस्था, संचार, बैंक इत्यादि, ऐसे कार्यों को केंद्र सरकार करती है। यानी जो देश से संबंधित मुद्दे हैं उन्हें केंद्र सरकार करेगी, जो राज्य से संबंधित मुद्दे हैं उन्हें राज्य सरकार करती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और याद रखिएगा, कोरोना अभी भी फैल रहा है। जब भी बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं और जब भी आपकी बारी आए उसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।